चलिए आज हम लोग जो है एमसीबी जिला बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर जिला, ठीक है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एमसीबी कहते हैं। अब समझिए इस जिले के बारे में। पहले तो एक बात समझिएगा कि इस जिले की स्थापना कब हुई है, मतलब इसके स्थापना के संबंध में, या इसका मात्र जिला कौन सा है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई है आपको जानकारी होगा, 9 सितंबर 2022 में इसकी स्थापना हुई है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि जो एमसीबी बना है वो आपके 9 सितंबर 2022 से बना है। अब देखिए इस दिन में और कोई जिला बना है क्या? सेम डे पर कोई जिला बना है क्या? तो याद रखिएगा सेम डे पर एक और जिला बनेगा आपको, बस आपको याद रखना है, जो है आपका शक्ति, ठीक है। शक्ति भी सेम डे पर बना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का ये जिला जो है मनेंद्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर, ये कौन से नंबर का जिला है, ठीक है, तो ये जो है हमारे यहां 32 क्रम का जिला है, याद रखिएगा। इसका जो नंबर है वो है 32 का, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसके जो मात्र जिला है, यानी ये जो जिला बना है आपका, वो किससे बना है? कोरिया से, ठीक है। तो कोरिया का एक हिस्सा काट करके बना दिया गया मनेंद्रगढ़, चिरमेरी और भरतपुर, ठीक है। हालांकि इसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं डिस्कस करूंगा इसके इतिहास के बारे में, लेकिन ध्यान रखिएगा 9 सितंबर 2022 को यह बनाया गया, हमारे राज्य का 32वां जिला, और इसका मातृ जिला या मदर डिस्ट्रिक्ट जो है इसका, वो है कोरिया आपका, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शक्ति कब बना है ना। तो शक्ति को याद रखिएगा, शक्ति जो है आपका 33वें क्रम का जिला है। यानी अगर आपसे पूछा जाए सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो शक्ति सबसे नया जिला है, ठीक है। अगर आप इसके एक सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, खासकर 5 नए जिले बनाए गए थे बघेल सरकार के समय, है ना। उन 5 जिलों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले जो है आपका बना है मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। ये आपका 2 सितंबर को बना है, ध्यान रखिएगा। सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये बना है आपके 3 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद बना है आपका खैरागढ़, छुई खदान, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये बना है आपके 3 सितंबर को। इसके बाद बना है आपका एमसीबी आपके 9 सितंबर को, और उसके बाद बना है आपका शक्ति 9 सितंबर को। तो ये 5 जिलों का नाम और उसका क्रम याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि जब भी कुछ करंट्स होंगे, जब भी कोई क्वेश्चंस होंगे, तो उसका आधार जब भी जिले से क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार का होगा कि आपको सीक्वेंस से पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि इसका डेट पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर नंबर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां जिला, है ना। इसके बाद देखिएगा सामान्य तौर पर जब हम जिले पढ़ते हैं, तो जिले को पढ़ने के साथ आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जिला कैसे बना, उसके प्रशासन इकाई क्या है, उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, ठीक है। तो देखिए सामान्य तौर पर हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, जैसे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके प्रशासन के बारे में, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है कौन कौन सा है, जैसे तहसील कितने हैं, विकास खंड कितने हैं, ठीक है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। इसके बाद देखिएगा बात करेंगे हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहां पर कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, वो भौगोलिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हम बात करेंगे इसके बाद सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के बारे में, यहां पर कौन से जनजाति निवास करते हैं, इसका आर्थिक क्षेत्र क्या है, मतलब मुख्य रूप से इकोनॉमिकल रूप से जो है ये कैसे स्ट्रांग है या वीक है, किस प्रकार से कार्य करता है यहां पर, ठीक है। तो ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र, और अंत में बात करेंगे हम लोग यहाँ के पर्यटन के बारे में, टूरिज्म डेस्टिनेशन के बारे में, ठीक है। ये 5 मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर हम इस जिले को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। तो देखिए
जब हम इस जिले की बात करते हैं तो इस जिले में हमें 3 नाम मिलता है। कौन कौन से नाम मिलते हैं? एक है आपका मनेन्द्रगढ़, दूसरा है आपका चिरमिरी और तीसरा है आपका भरतपुर। इनके इतिहास को समझते देखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर हम इन जिलों की बात करें, इनके संबंध में बात करें, तो इस क्षेत्र में आपको पता होगा कि इसकी एक रियासत भी है। जैसे देखिए, आपको बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें कुल, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत टोटल 14 रियासतें थी। अब इस बात को समझिएगा कि जब हम अंग्रेजों के समय, आपको सभी को जानकारी है कि अंग्रेजों का आगमन जो है भारत में 1600 में हुआ है, ठीक है, 1600 में जो है भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, ठीक है। और तब तक से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मराठा शासन चालू हो चुका था। यानी आप ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है मराठा शासन कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1741 से जो है आपका मराठा शासन स्टार्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, रतनपुर के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मराठा शासन जब स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ, तो मराठा शासन के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से ऐसे राजा थे या प्रिंसली स्टेट थे जो छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जो है ना टोटल 14 राजा हुआ करते थे या 14 रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट इसे कहते हैं। देखिए, अंग्रेज जब आए थे हमारे यहाँ, तो अंग्रेजों के आने के साथ साथ जो है, क्योंकि इनके आने के बाद देखिए 1600 में आए, मराठा शासन चल रहा था हमारे यहाँ। डायरेक्टली अंग्रेजों ने शासन करना स्टार्ट नहीं किया था, मराठा शासन चल ही रहा था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस समय जब 14 स्टेट थे, 14 रियासतें हमारे यहाँ थी, तो उन 14 रियासतों में एक रियासत था जिसका नाम था आपका चंग बखार, ठीक है, चंग बखार, जिसे अभी वर्तमान में हम चांग बखार के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये रियासत जो हुआ करती थी, याद रखिएगा, ये रियासत जो था यही था आपके कोरिया के साथ लगा हुआ रियासत। अगर आप कोरिया के मैप, थोड़ा सा मैप को देखिएगा, इस मैप को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका एमसीबी। एमसीबी के पास है आपका कोरिया, जिससे पहले ये बना है, ठीक है। इसी के पास है आपका सूरजपुर क्षेत्र, और ये है आपका बलरामपुर क्षेत्र। और यहां से देखेंगे आप तो ये जो हिस्सा है आपका, एक ये जो हिस्सा है आपका, ये आपका सरगुजा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये है आपका सरगुजा जिला, और ये है आपका जसपुर जिला, ठीक है। तो ये 6 जिले हैं, याद रखिएगा, जो कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनको हम क्या कहेंगे? सरगुजा संभाग कहेंगे, जिसमें 6 जिले आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सरगुजा संभाग के 6 जिले, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो क्षेत्र है ना आपका, अगर आपको मैं थोड़ा सा एक और छोटी सी कहानी की तरह लेके चलूं, तो याद रखिएगा, एमसीबी या पूरा जो क्षेत्र था, पहले हमारे इस क्षेत्र में या छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं हुआ था। ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था पहले, ठीक है। ये कब आया है? 1905 में। 1905 में आपने सुना होगा, बंगाल विभाजन के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के समय आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, जो लैंग्वेज था, भाषा के आधार पर जो है बंगाल को बांटने का बात किया, भारत को बांटा, ठीक है। तो जब उसको बांटा गया तो 2 चीजें की गई इसमें। एक, पहला, एक तरफ जो है रखा गया हिंदी भाषी क्षेत्र, और एक तरफ लिखा गया गैर हिंदी भाषी क्षेत्र, ठीक है। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे, यानी कि जो मध्य प्रांत का क्षेत्र था, ये जो हिस्सा है ना, हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा था पहले छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था, या छोटा नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत रांची प्रेसिडेंसी में आता था, ठीक है। ये हिस्सा जो है आपका, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये सब किसमें आता था? रांची प्रेसिडेंसी में, ठीक है, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र थे। और हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, उसमें था आपका संबलपुर, संबलपुर क्षेत्र, ठीक है। संबलपुर आपको पता होगा अभी वर्तमान में उड़ीसा में है, ठीक है, लेकिन क्या भाषा है वहां पर? उड़िया चलता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया, संबलपुर को बंगाल को दे दिया गया, और ये क्षेत्र हमारे पास आ गया। तो ऐसे एक्सचेंज हुआ था, याद रखिएगा, आपके लॉर्ड कर्जन के समय ये एक्सचेंज हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद से याद रखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का पहली बार मैप कब बना है? 1905 में बना है, क्योंकि कंप्लीट छत्तीसगढ़ जो है ना, जो आप इस मैप को देख पा रहे हैं, ये जो मैप है
ये जो मैप दिख रहा है आपको कंप्लीट, जो इसकी आकृति आपको दिख रही है, ये 1905 को तैयार हुआ है। ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये 1905 में बना है, ठीक है। तो ऊपर का ये जो अलग से दिख रहा है आपको, यहां तक का हिस्सा नहीं था पहले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक्चुअल में कहां से कहां तक था, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था वो यहां से लेकर ये हिस्सा जो है आपका छत्तीसगढ़ में आता था पहले, यहां तक। ऊपर का हिस्सा कब आया है, 1905 में आया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का मैप कब बना है, 1905 में बना है, ठीक है। अब देखिए इनके लिए थोड़ा सा एक बात और याद रखिएगा, ये एक्चुअल में क्या है, रियासतें हैं हमारे यहाँ। ये कोई जिले नहीं थे पहले, पहले जिला नहीं था, ये रियासतें थी। रियासतें क्या होती है समझिएगा। देखिए अंग्रेजों के समय या मराठा समय में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पूरा जो क्षेत्र था मराठों के अधीन था। यानी राजा कौन हुआ, मराठा थे। रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय का नाम सुना होगा, बिंबाजी भोसले का नाम सुना आपने, है ना। ये सभी राजा हुआ करते थे, नागपुर के क्षेत्र से शासन करते थे, ठीक है। तो होता क्या था कि इन क्षेत्रों में जो जमींदार थे, जो जमींदार सभी जानते हैं, बड़े बड़े जमीनों के मालिक जमींदार, ठीक है। तो जमींदार जो हुआ करते थे, अगर उन्होंने मराठा का साथ दिया तो उनको राजा की उपाधि दे दी जाती थी, और राजा की उपाधि दे दी गई तो वो छोटे छोटे राजा बन गए। अब जब राजा बने तो वो 5 जगहों के राजा बने, याद रखिएगा, या 5 ऐसे राजा जो यहां पर रहते थे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका सरगुजा रियासत, जहां सीदेव फैमिली रहती है अभी, है ना। सीदेव फैमिली, टीएस सीदेव का नाम आपने सुना होगा। तो याद रखिए टीएस सीदेव जो है वो सरगुजा के राजा है, लेकिन एक्चुअल में क्या छत्तीसगढ़ से थे, वो नहीं थे, वो झारखंड से थे, याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड का क्षेत्र हमारे पास आया है। मैंने अभी बताया कि ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा रांची साइड का है। तो आप कभी भी टीएस सीदेव की फैमिली को ढूंढेंगे ना तो पलामू में मिलेंगे आपको, उनका जो इतिहास मिलेगा वो पलामू क्षेत्र का मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा, बिकॉज वो वहीं से है, ठीक है। उसी प्रकार आपका चांगबखार रियासत, कोरिया रियासत, जसपुर रियासत और उदयपुर रियासत। इन रियासतों में हिंदी बोली जाती थी, इसलिए ये रियासत उठा के किसको दे दिया गया, छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। और ये 5 रियासत हमारे यहां आ गए, ठीक है। कब आए, 1905 में आए थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कोरिया बना है, एक्चुअल में जब कोरिया बना ना, तो देखिए मैं इसकी थोड़ी सी और कहानी आपको समझाता हूं, देखिएगा इसके बारे में। तो यहां पर ये 5 रियासतें थी, बाद में जिले बनते चले गए, ठीक है। तो जब पहले सबसे शुरुआती समय में इस जगह पर जिला बनाया जा रहा था, तो सबसे पहले 3 जिले बने थे। मतलब ये क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे, तो देखिए ये ऐसा था कुछ। सबसे पहले जो बनाया गया था उसमें केवल और केवल सरगुजा बना था, बलरामपुर भी नहीं था इस समय, ठीक है, और एमसीबी भी नहीं था। तो सरगुजा एक रियासत बना था आपका, एक रियासत आपका रायगढ़ बना था। इस तरीके से आपका ये रायगढ़ हुआ करता था, सरगुजा हुआ करता था, ठीक है। 1948 की बात है, याद रखिएगा। ये जब बन रहा था उस समय रियासतों को जब तोड़ा गया, या रियासतों को जब जिला बनाया गया, तो सरगुजा बना, रायगढ़ बना, और नीचे में जो है आपका बस्तर बना था। बस्तर के साथ कांकेर को जोड़कर बस्तर बना दिया गया, कांकेर का हिस्सा, और बस्तर बन गया उस समय जिला। इसमें आपको दिख रहा है सभी के सभी पूरे क्या कहलाते थे, सरगुजा कहलाते थे। यहां पर कौन कौन शामिल था, तो देखिए मैंने अभी आपको नाम बताया यहां पर। तो याद रखिएगा, चांगबखार, कोरिया और सरगुजा को मिलाकर के सरगुजा जिला बना था उस समय। जसपुर और उदयपुर को मिलाकर जो है आपका रायगढ़ जिला बना दिया गया। आज अगर आप देखेंगे तो अभी का जो घरघोड़ा है, ठीक है, आप देखिए उदय घरघोड़ा क्षेत्र, तो ये एक्चुअल में क्या है आपका उदयपुर रियासत होता है वो, ठीक है। मतलब आज उसका नाम घरघोड़ा के नाम से जानते हैं, बट वो एक्चुअल में क्या है, उदयपुर रियासत है वो। जब उसका इतिहास पढ़ेंगे तो उदयपुर सुरेंद्र साय के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो उसके इतिहास में पढ़ेंगे आप एक्चुअल में। तो उदयपुर जो है आपका अभी रायगढ़ में है, अभी भी वर्तमान में रायगढ़ में मिलेगा आपको वो, ठीक है। और जसपुर जो है अलग हो चुका है, इसलिए जसपुर अलग हो गया है। जसपुर आपका बना था जिले के तौर पर देखेंगे तो ये जो आपका बना है ना, इसको थोड़ा सा डेट के हिसाब से याद रखिएगा। 2022 में आपका एमसीबी बन गया। कोरिया जो बना है 1998 में बना है। सूरजपुर 2012 में बना है। बलरामपुर भी 2012 में बना है। जसपुर आपका ये भी 1998 में बना है, और सरगुजा तो 1948 में बना है। तो सरगुजा सबसे पहले बना था, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी इसे टूटते गए और नए नए जिले बनते गए, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका चांगबखार के बारे में, बिकॉज यही बना है आपका एमसीबी,
अभी जो वर्तमान में एमसीबी बना है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिसे कहते हैं, वो क्या है एक्चुअल में, चांगबखार रियासत है वो। ठीक है, तो अब वापस आते हैं, इतना समझ में आ गया आपको क्या क्या कहानी है इसके बारे में। ठीक है, देखिए अभी अगर आपका पहला दिन है या फिर आप इसको बस प्रयास कीजिए समझने का, कहानी बहुत आगे है और आगे बार बार इसको सुनेंगे तो बार बार कहानी जब दिमाग में बैठती है ना अपने आप याद होता है। ठीक है, तो शुरुआती समय क्या होता है कि हमको बस सुनना है अभी। तो देखिए अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये जो क्षेत्र है इसकी शुरुआत कहां से होती है, मतलब पहली बार शुरुआत कहां से होती है, तो ध्यान रखिएगा जो एमसीबी बना है वो बना है आपके कोरिया जिले से। ठीक है, तो कोरिया जिले कब बना है, 1998 बना है, राज्य के बनने के 2 साल पहले बन गया था ये। ठीक है, एक्चुअल में डेट है इसका 6 जुलाई 1998 का, 6 जुलाई 1998 को कोरिया बना और कोरिया के साथ ही आपका एमसीबी जुड़ा हुआ था उसके साथ। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसी से जो है आपका एमसीबी बनकर आया। एमसीबी बेसिकली जो है कौन सा रियासत है, चांगबखार रियासत है ये। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस रियासत को स्थापित किया था किसने, इसको स्थापित किया गया था 1790 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1790 में इसे स्थापित किया गया था, जिसमें नाम था संस्थापक का जगदीश सिंह। ठीक है, यानी कोरिया जो आपका चांगबखार रियासत है, पहले ये क्या हुआ करता है, देखिए इस क्षेत्र पे जो है ना, जो अगर आप इसका अगर मैप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है आपका, ये है आपका एमसीबी और यही है आपका चांगबखार रियासत, और ये जो हिस्सा है आपका ये है कोरिया जो अलग होकर एमसीबी बना है। ठीक है, अब इसको समझिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ना ये चांगबखार हिस्सा है, ये कोरिया रियासत है, दोनों रियासत हुआ करती थी पहले। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा चांगबखार रियासत की स्थापना किसने की, जगदीश सिंह ने। जगदीश सिंह कौन थे, इसको याद रखिएगा, ये जो है चौहान वंश के शासक थे। ठीक है, चौहान वंश के शासक थे और इनको एक उपाधि मिली थी। ठीक है, इनको जो है भैया की उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। इनमें जितने भी शासक हुए सभी शासक को क्या बोलते थे, भैया। ठीक है, जैसे आप बघेल जी को काका बोल देते हैं, है ना, वैसे ही समझिए कि इनको जो है भैया की उपाधि मिली थी, जितने राजा हुआ करते थे सबको भैया कहा जाता था। ठीक है, अब चांगबखार रियासत जो हुआ करता था ये पहले कोरिया के अधीन एक जमींदारी क्षेत्र था पहले, मतलब पहले ये कोरिया के अधीन रहा करता था चांगबखार। ठीक है, चांगबखार छोटा है, कोरिया बड़ा क्षेत्र है, याद रखिएगा। और उससे बड़ा क्षेत्र आपका सरगुजा है, सरगुजा सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए जो है उस संभाग का नाम सरगुजा संभाग रखा गया। आज जो वर्तमान में आप देखते हैं सरगुजा संभाग में 6 जिले आते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि सरगुजा संभाग सबसे बड़ा संभाग हुआ करता था। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, बाकी सभी छोटे छोटे एरिया होते थे। ठीक है, तो कोरिया के अधीन जो है आपकी जमींदारी थी और बाद में 1790 में जो है इसको एक रियासत का औहदा दे दिया गया और इस तरीके से रियासत बनकर आया। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा इसकी जो राजधानी थी वो था आपका भरतपुर। आज जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ये जो भरतपुर क्षेत्र है, एक्चुअल में चांगबखार की क्या थी, ये राजधानी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चांगबखार की राजधानी थी, याद रखिएगा। ठीक है, और मनेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है याद रखिएगा ये था आपका जनजाति समुदाय क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर जो है ना शुरुआती समय में अगर आप सुनेंगे यहां पर, तो इस क्षेत्र में जो है आपके कोल, भील और पंडो जनजाति मुख्य रूप से निवास करती थी, मतलब उनका क्षेत्र हुआ करता था। आज भी अगर आप कोरिया के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मुख्य रूप से कोल, भील, पंडो जनजाति यहां पर मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है आपको इस क्षेत्र में कोल मिलेंगे, बाकी कोल किसी और क्षेत्र में नहीं मिलते। तो याद है कि कोरिया क्षेत्र जो है आपका, सूरजपुर जो क्षेत्र है या फिर जो आपका एमसीबी क्षेत्र है, वहां पर कोल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये जनजाति का समुदाय हुआ करता था और वहां से डेवलप हुआ आपका मनेंद्रगढ़ क्षेत्र। तो मनेंद्रगढ़ क्षेत्र आज जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ये चांगबखार रियासत हुआ करता था। ठीक है, तो चांगबखार रियासत के अंतर्गत पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें शामिल था। ठीक है, और चिरमिरी क्या है याद रखिएगा, तो चिरमिरी जो है 1927 में, ठीक है, 1927 में जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र था यहां पर।
कोयला उत्पादन क्षेत्र था, जहां पर कोयला उत्पादन के लिए यहां पर क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। अंग्रेजों के समय ये शुरुआत हुई थी, जहां पर केवल कोयला उत्पादन होता था और उसके अलावा दूसरा कोई क्षेत्र नहीं था यहां पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है रेलवे लाइन बिछाया गया था इस समय में कोयला डंप करने के लिए, अलग जगह लेकर जाने के लिए, ठीक है। तो ये तीन क्षेत्र जो है याद रखिएगा। मनेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है, इसका इतिहास है, ये चांग बखार क्षेत्र का क्या हुआ करता था, चांग बखार क्षेत्र का जो है क्षेत्र हुआ करता था मनेंद्रगढ़, और यहां पर समुदाय, जो जनजाति समुदाय है वो निवास करती थी, ठीक है। और यही चांग बखार क्षेत्र का पूरा क्षेत्र है आज। इसी का जो दूसरा क्षेत्र याद रखिएगा, यानी कि इसकी राजधानी है आपका भरतपुर, ठीक है। और चिरमिरी जो है ये कोयला उत्पादन क्षेत्र हुआ करता था, और इसको जाना जाता है केवल कोयला उत्पादन के क्षेत्र के तौर पर। आप देखेंगे तो चिरमिरी आज भी जो है ये कोयला उत्पादन क्षेत्र ही है केवल, ठीक है। यहाँ जो लोग रहते हैं ये नगर निगम बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो लोग आपको दिखेंगे वो सभी के सभी जो है पहले फोकस थे किसमें, कोयला उत्पादन क्षेत्र में। मतलब आप उनकी पूरी फैमिली को देखेंगे लगातार, तो वहां पर उनके फैमिली लगातार जो है ना कोयला उत्पादन का कार्य ही करती रही है, ठीक है। आज तो चलिए एससीसीएल है, तो एससीसीएल के कारण, कंपनी के कारण यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन पहले का इतिहास ये बोलता है कि जो ये आपके कोल दिख रहे हैं, कोल, ये नामकरण क्यों हुआ है, कोयला उत्पादक के तौर पर इनका नामकरण हुआ। यानी कि ऐसी जनजाति जो कोयला निकालने का काम करती थी उनको क्या कहा गया, कोल कहा गया। तो आपको कोल क्षेत्र यहीं पर मिलेगा, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा जो कि आपके रामायण काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आपने एक बार पीएससी का एग्जाम में देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रामगमन मार्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले, ठीक है, राम जी जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं वो किस क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एमसीबी क्षेत्र है, याद रखिएगा। पीएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा ये गया था कि चूंकि आपको पता होगा राम जी को जो है 14 वर्ष का वनवास मिला था, ठीक है। तो रामगमन मार्ग के अंतर्गत रामगमन मार्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राम जी का प्रवेश कहां से हुआ था, सीतामढ़ी हरचौका से। ये जगह का नाम है, याद रखिएगा, एमसीबी में आता है, सीतामढ़ी हरचौका क्षेत्र। अभी मैं बताऊंगा कहां पर ये, लेकिन नाम याद रखिएगा, सीतामढ़ी हरचौका क्षेत्र जो है यहीं से इनकी एंट्री मानी जाती है, राम जी यहीं से प्रवेश करते हैं आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा, आप यहां पर नाम देखेंगे, जनकपुर, भरतपुर, ये सभी नाम किस समय के नाम है, रामायण काल के नाम है, ठीक है। जनक, राजा जनक के बारे में आपने सुना होगा, सीता जी के पिता है ना, और भरत कौन है, राम के भाई, याद रखिएगा। तो ये दर्शाता है कि रामायण काल में भी छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र अस्तित्व में था। यानी यह बताया जा सकता है कि रामायण काल में यह जो क्षेत्र था आपका एमसीबी जो था, ये रामायण काल से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इतिहास में रामायण काल का संबंध जो है ये दर्शाया जाता है, इस क्षेत्र से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रामायण काल को दर्शाता है। तो इतिहास में आपको दो तीन बातें ध्यान रखना है। पहला कि इसके संबंध में मनेंद्रगढ़ क्या है, चिरमिरी क्या है और भरतपुर क्या है। सामान्य तौर पर तो मनेंद्रगढ़ जो क्षेत्र था ये चांग बखार क्षेत्र के अंतर्गत आता था, यहां पर कुछ समुदाय निवास करते हैं, याद रखिएगा, जनजाति के तौर पर, और इसकी राजधानी क्या थी, भरतपुर, ठीक है। चिरमिरी क्षेत्र क्या था, तो कोयला उत्पादन का एक क्षेत्र था। अंग्रेजों ने जो है इसकी शुरुआत की थी 1937 में, जो है 27 में जो है इसकी शुरुआत हुई, और यहां पर रेलवे लाइन बिछाकर जो है कोयले का उत्पादन स्टार्ट किया गया, ठीक है। और रामायण काल में पहुंचेंगे तो याद रखिएगा, रामगमन मार्ग में जो छत्तीसगढ़ का प्रवेश क्षेत्र है उसे कहते हैं सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ये सीतामढ़ी हरचौका क्या है। इसके अलावा जनकपुर और भरतपुर जैसे क्षेत्र जो है ये आपके रामायण काल को दर्शाते हैं, ये याद रखिएगा इतिहास में, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, अब सरगुजा क्षेत्र जो है ना, सरगुजा कब बना था, ये मैंने आपको बताया था 1948 में, ठीक है, याद रखिएगा 1948 में ये बना है, ठीक है। सरगुजा से जो है 1998 में दो जिले बने थे, एक आपका कोरिया बना, दूसरा बना था आपका माफ कीजिएगा, ये इसके साथ जो है सरगुजा के साथ, यहां पर एक बात बस ध्यान रखिएगा, जसपुर जो है ना वो रायगढ़ के साथ बना है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि रायगढ़ भी आपका 1948 में बना है और बस्तर भी आपका 1948
1948 में बना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1998 में जो है आपका कोरिया बना, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे 2012 का। 2012 में दो जिले बने थे, एक आपका सूरजपुर बना था और दूसरा आपका बलरामपुर बना है, सरगुजा से ही बना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कोरिया से जो बना है आपका 2022 में, वो बना है आपका एमसीबी। एक्चुअली इसका वंश वृक्ष मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि समझिए कि सरगुजा से जो है 2012 में दो जिले और 1998 में जो है आपका कोरिया बना है, ठीक है। और वही रायगढ़ की बात करेंगे तो रायगढ़ से आपका 1998 में जसपुर बना है, याद रखिएगा, ठीक है। और बस्तर से बना है आपका 1998 में दो जिले, एक आपका कांकेर बना है और एक बना है आपका दंतेवाड़ा। बेसिक इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इसमें कसमकस लगे, लेकिन अगर जब हम पढ़ेंगे ना कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला किस सन में बना है, वो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो सामान्य तौर से थोड़ी सी बात याद रखिएगा कि 1948 में जो है तीन जिले थे आपके पास, एक सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर क्षेत्र बना है, ठीक है। और ये तीनों जिला के राजा जो थे, इन्होंने विलय पत्र में साइन किया और जिले के लिए बनने के लिए घोषणा कर दी, ठीक है। और घोषणा करने के बाद जो है 1948 में तीन जिले बन गए और उससे टुकड़े होते हुए जो है 1998 में कोरिया बना, 98 में आपका जसपुर बना और 98 में जो है कांकेर और दंतेवाड़ा बना बस्तर से, ठीक है। चूंकि हम लोग को यहां तक पहुंचना है, एमसीबी को समझना है, तो एमसीबी जो है याद रखिएगा 9 सितंबर 2022 को बना है और छत्तीसगढ़ का ये 32वां जिला है, ठीक है। तो इसके इतिहास को थोड़ा सा याद रखिएगा, इस प्रकार से ये जिला बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पर देखिएगा, अगर हम इन जिले को इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपको बस याद रखना है कि क्या क्या घटनाएं घटी है। 1905 वाली घटना थोड़ी सी याद रखिएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। 1905 में जो है कर्नल करजन का जो है, ठीक है, बंगाल विभाजन वाला जो केस था उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। एक हिंदी भाषी क्षेत्र और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, संबलपुर चला गया कहां, बंगाल के पास। और 5 क्षेत्र जो है, 5 रियासतें हमारे यहाँ आई, याद रखिएगा, सरगुजा, चांगबखार, कोरिया, जसपुर और उदयपुर क्षेत्र, ठीक है। इसको बार बार आप रिपीट करेंगे, चिंता मत करिए, ये बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जब हम बात करते हैं प्रशासन के बारे में, यहां की प्रशासनिक स्थिति क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस, ठीक है, प्रशासन। तो देखिए प्रशासनिक में याद रखिएगा, यहाँ की जनसंख्या की या पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 4 से 5 लाख के करीब है, ठीक है। जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, याद रखिएगा, बाकी जिलों की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, 4 से 5 लाख, ठीक है। यहाँ का लिटरेसी रेट, साक्षरता की बात की जाए तो याद रखिएगा यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है आपका 69% यहां का लिटरेसी रेट है, साक्षरता है, ठीक है। वही अगर यहां का लिंगानुपात की बात की जाए तो इस क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो है आपका 993। लिंगानुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो। देखिए 1000 पुरुषों में हमारे क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे 1000 पुरुषों में यहां पर कितनी महिलाएं हैं, 993, ठीक है। तो ये यहां का लिंगानुपात कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ का जो एक्चुअल लिंगानुपात है, पूरे छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो 991 है, याद रखिएगा, ठीक है। लिंगानुपात जहां पर 1000 से अधिक होता है उसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात ड्रॉप हो चुका था, आपने देखा होगा, हरियाणा के केस आपने सुने होंगे कि महिला पैदा हो रही है तो उसको दूध में डुबा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब वहां पर अलग ही प्रकार की कहानी चल रही थी। बाद में हरियाणा ने बदला इस केस को और अब देखेंगे तो आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई वहां पर, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि पूरे क्षेत्र में जहां पर महिलाओं की संख्या अच्छी होती है उसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है, लिंगानुपात के दृष्टिकोण से मजबूत क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ लिंगानुपात क्या है, छत्तीसगढ़ में 991 है और आपके एमसीबी में है 993, ठीक है, याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है, मतलब टोटल जिले जितने जिले हैं उसका लिंगानुपात है, ठीक है। अब वही देखिएगा यहां पर शहरीकरण कितना है, अर्बन एरिया। तो यहां का जो शहरीकरण है वो लगभग 9% के आसपास है। अर्बन एरिया जो है यहाँ का 9% है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डेवलप क्षेत्र नहीं माना जाएगा। एमसीबी जाएंगे आप तो एमसीबी के क्षेत्र में आपको मनेन्द्रगढ़ थोड़ा शहर जैसा दिखेगा, आपको चिरमिरी आपको थोड़ा शहर जैसा या
कोल एरिया मिलेगा, ठीक है। लेकिन भरतपुर क्षेत्र जो है वैसा डेवलप नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको लगभग 9 से 11% के आसपास यहाँ का शहरीकरण है या अर्बन एरिया डेवलप है, ठीक है। इसी के बाद देखिएगा इस क्षेत्र में नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, नेशनल हाईवे, यहां का नेशनल हाईवे है आपका 43, ठीक है। यहां से जो सड़क जो गुजरती है उसका नाम है 43, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो रूट है ये कहां से कहां तक जाता है, तो याद रखिएगा शहडोल से लेकर गुमला तक, रांची तक, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम जो है यहाँ का NH43 है, ठीक है। यहां पर जो तहसील है उनकी संख्या है 6, टोटल 6 तहसील है इस क्षेत्र में, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ का जो विकास खंड है इनकी संख्या है 3 विकासखंड क्षेत्र है आते हैं, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे इस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा विधानसभा क्षेत्र 2 हैं। एक आपका सोनहत भरतपुर और दूसरा है आपका मनेंद्रगढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा विधानसभा क्षेत्र आपका सोनहत भरतपुर के साथ एक है और एक आपका मनेंद्रगढ़ दूसरा विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। मतलब विधायक लोग जो है यहाँ पर 2 विधायक खड़े हो सकते हैं, इस क्षेत्र में 2 सीट है, ठीक है। टोटल छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, उसमें से छत्तीसगढ़ के एमसीबी के पास कितनी सीट है, 2 सीट है, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा सीमावर्ती जिले के बारे में, तो देखिए जब हम सीमावर्ती जिले कहते हैं तो इसको कौन कौन सा जिला टच करता है या किस जिले के साथ बाउंड्री बनाता है, ये कुछ एमसीबी ऐसा दिखता है, याद रखिएगा ये एमसीबी का क्षेत्र है, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो ये एमपी है आपका, ये भी आपका एमपी है और ये भी आपका एमपी क्षेत्र है, ठीक है। इस तरफ आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है यहां से आगे अगर देखेंगे तो ये है आपका जीपीएम, गोरेला पिंडरा मरवाही का क्षेत्र, और ये जो हिस्सा है आपका वो है आपका कोरबा, ठीक है। यहां जाएंगे तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इधर वाला जिला ये है आपका कोरिया, ठीक है। तो देखिए 3 जिला टच करता है इसको, पहला जिला, दूसरा जिला और तीसरा जिला, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जब आपका एडीओ का एग्जाम हुआ था, अभी जस्ट आपका एडीओ का एग्जाम हुआ है, ठीक है। उस एग्जाम में आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर जो आया था उससे पूछा गया था कि निम्न में से कौन कौन से जिले किसको टच करते हैं किसको नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब आपको यह भी जानना पड़ेगा कि कौन जिला किस जिले को टच करता है या नहीं करता है। मतलब प्रॉपर अगर आपको ऐसा बॉन्डिंग याद हो जाए तो आप समझिए पूरा मानचित्र का खेल आपको समझ में आ जाएगा कि मानचित्र कैसा है, इसका मैप कैसा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 जिले इसको टच करते हैं और एक राज्य टच करता है, ठीक है। राज्य में जो है तीनों तरफ से कौन घिरा हुआ है इसको, एमपी, याद रखिएगा, ठीक है। एमपी का जो ये जिला है ना इसे बोलते हैं सीधी जिला, सीधी जिला का क्षेत्र है। इस तरफ आएंगे तो आपका अनूपपुर और शहडोल वाला क्षेत्र मिलेगा, अनूपपुर का क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा सीमावर्ती जिले की संख्या कितनी है, 3 है, और राज्य की संख्या है 1 जो है आपका एमपी, ठीक है। तो ये इसका प्रशासन है, याद रखिएगा प्रशासन के क्षेत्र में आपको इतना याद रखना है कि प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, डेमोग्राफी कहते हैं इसको, ठीक है। ये डेमोग्राफी है, इसे हम सामान्य रूप से जो है उसका तहसील, विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र देखते हैं, और याद रखिएगा सीमावर्ती जिले और उसके अन्य राज्य के बारे में है, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं इसके क्षेत्र में, तो भौगोलिक क्षेत्र क्या है इसका, भौगोलिक स्थिति या इसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल स्टेटस, ठीक है। ज्योग्राफिकल स्टेटस समझिए भौगोलिक स्थिति में क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखिए इस क्षेत्र में इसकी चट्टानें कैसे बनी है, क्या इसकी चट्टानें कौन सी है, कौन सा खनिज पाया जाता है, खनिज का पाए वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, नदी कौन सी है, यहाँ पर कोई डैम बना है क्या, जलप्रपात है क्या। तो लगभग आप ये समझिए जो भी भौतिक संरचना है, जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी जो भौतिक संरचना है या फिजिकल स्ट्रक्चर है ये पार्ट है किसका, पूर्वी बघेलखंड के पठार का पार्ट है, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब समझिए इसको थोड़ा सा कि छत्तीसगढ़ जो दिखता है आपको, ये जो छत्तीसगढ़ दिख रहा है, अगर हम लोग यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जो मिट्टी है, यहाँ का हर एक संरचना को मिला दें तो छत्तीसगढ़ को ना 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। टोटल 4 भाग में, कैसे, तो देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे
तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है, इसमें ये जो हिस्सा है आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। मतलब ये जो बनावट है वो एमपी के जैसा है, इसलिए इसको पूर्वी बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहां से, इसको बोलते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं महानदी बेसिन, और इसे बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। तो याद रखिएगा भौतिक संरचना के आधार पर ये 4 भागों में बटा हुआ है। अब इस भौतिक संरचना क्या होता है थोड़ा समझिएगा। यहां पर जो मिट्टी पाई जा रही है ना, वो यहां नहीं मिलेगी। यहां जो मिट्टी मिलेगी वो यहां नहीं मिलेगी। यहां जो जिस प्रकार की नदी, यहां पर का जिस प्रकार का पूरा पठार होगा, चट्टान होंगे, वो यहीं पर मिलेंगे, यहां नहीं मिलेगा। तो अपने आप में जो भौतिक होता है, जो दिखता है हमें, जो संरचना है उसकी, वो इन क्षेत्रों में अलग अलग है, 4 क्षेत्रों के आराम से। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है आपका, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है, यानी कि एमपी के क्षेत्र के अंतर्गत ये शामिल है, याद रखिएगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टान या रॉक्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो चट्टान में जो है यहां पर गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है। मतलब यहां की जो चट्टानें हैं वो कौन सी है? गोंडवाना है। ठीक है, गोंडवाना चट्टानों में हमेशा याद रखिएगा कोयला मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? कोयला। ठीक है, यानी खनिज के तौर पर या मिनरल्स के तौर पर याद रखिएगा यहां पर कोयला मिलता है। ठीक है, एमसीबी के क्षेत्र में यहां पर आपका कोयला पूरा भरा पड़ा है। कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे कोयला उत्पादन में जो है किसका नाम आता है? चिरमिरी, खड़गवां, झगराखंड। ठीक है, ये सभी कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। मतलब यहां पर जो है आपको कोयला मिलेगा, और ये सभी क्षेत्र क्या किस में आते हैं? कोयला उत्पादन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा आपका जो चिरमिरी है, ये नगर निगम भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नगर निगम क्षेत्र है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। ठीक है, उन 14 नगर निगम में आपका ये नगर निगम है, चिरमिरी नगर निगम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नगर निगम क्या होता है? देखिए, जब कोई क्षेत्र, वहां के रहने वाले लोग अगर कृषि का कार्य नहीं करते हैं, गैर कृषि का कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या फिर किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे कृषि जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ के लोग अधिकांश किससे जुड़े हुए हैं? एससीएल से जुड़े हुए हैं। तो एससीएल में काम करने के कारण जो है, जो आमदनी हो रही है इनको, या निर्भरता जो है वो कोयला के क्षेत्र में, इसलिए क्या कहलाता है? नगर निगम कहलाता है। अगर वही ये लोग कृषि का कार्य करते तो ये बनता क्या? जिला पंचायत टाइप की कुछ ऐसे इकाइयां बनती। आपको पता होगा जैसे कृषि का कार्य करेंगे ना, तो आपको 3 इकाई इसमें ऐसा मिलेगा। एक मिलेगा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, या ग्राम पंचायत। और जब ये कृषि के कार्य वाले हैं, याद रखिएगा इन क्षेत्रों में कृषि का कार्य होता है। ठीक है, और जहां पर कृषि का कार्य नहीं होगा वो होगा नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। आपने सुना होगा कई क्षेत्र अब नगर पंचायत में बदलते जा रहे हैं। सरकार आती है, बोलती है इसको नगर पंचायत बना दिया जाएगा। तो इसका मतलब समझिए कि नगर पंचायत बन गया तो इसका मतलब क्या होगा? वो अर्बन क्षेत्र में आ जाएगा, शहरी क्षेत्र में बन जाएगा, वो शहर बन गया अब। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के कार्य पर ही सारा काम होता है। ठीक है, तो इसके 2 नुकसान भी है और फायदे भी हैं। नुकसान इस प्रकार से होगा कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स। अब नगर क्षेत्र में चले जाएंगे तो आप देखा होगा बिलासपुर में, आप जहां पर भी आप बिलासपुर के क्षेत्र में आ रहे हैं वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, गांव में कभी आपने घर का टैक्स नहीं भरा होगा, तो गांव के क्षेत्र में टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो नगर के क्षेत्र होना और ग्रामीण क्षेत्र होना ये डिपेंड करता है किस पे, कि आप किस पे निर्भर कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आपका क्षेत्र आएगा इस लाइन में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1000 की जनसंख्या पे क्या बनता है? ग्राम पंचायत बनता है। 5000 की जनसंख्या पर क्या बनता है? जनपद पंचायत बनता है। और 50000 की जनसंख्या पे क्या बनता है? जिला पंचायत बनता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जनसंख्या पर डिपेंड करता है। वैसे ही सेम आपका 1000 की जनसंख्या पे नगर पंचायत, 5000 पे जो है नगर पालिका परिषद, और 50000 की जनसंख्या पे आपका नगर निगम बनता है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम है? 14। ध्यान रखिएगा। सबसे नया नगर निगम जो है वो रिसाली है, आपके भिलाई क्षेत्र में आता है, सबसे नया नगर निगम है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा इसको। अब देखिएगा इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, और मुख्य रूप से अगर फसल वसल होता है यहां पर, तो याद रखिएगा धान की फसल,
मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एमसीबी में जो है आपको मिट्टी मिलेगी लाल पीली मिट्टी, ठीक है, रेड येलो सॉइल कहा जाता है इसको। और इस मिट्टी में छत्तीसगढ़ में क्या होता है, इसको धान ही होता है, केवल ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो मिट्टी है इसको हम धानी मिट्टी कहते हैं या फिर धान की मिट्टी कहते हैं। इसमें धान का फसल ही होता है मुख्य रूप से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने मिट्टी पाए जाते हैं, तो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। उन 5 प्रकार की मिट्टी में धान कौन सी मिट्टी में होती है, तो लाल पीली मिट्टी में होती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगर बात करें इस क्षेत्र में नदी की, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपकी एक नदी है जिसे बोलते हैं हसदेव नदी। ठीक है, तो हसदेव नदी यहां पर से बहती है। इसमें कई आपको वाटरफॉल मिलेंगे, जलप्रपात मिलेंगे। आपने सुना होगा वाटरफॉल का नाम, अमृत धारा का नाम सुना होगा आपने, गावर घाट का नाम सुना होगा आपने, अकूरी नाला का नाम सुना होगा आपने। ये सभी जो है आपके वाटरफॉल है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा अमृत धारा, गावर घाट और अकूरी नाला इसी में बना हुआ है। ठीक है, इसी के बाद जो है याद रखिएगा इस क्षेत्र में एक नदी और है जिसे बोलते हैं बनास नदी। ठीक है, ये जो बनास नदी है इसमें भी एक वाटरफॉल है, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं रामदहा या रामदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका भरतपुर के क्षेत्र में आपको जाएंगे तो आपको इस नदी पर एक वाटरफॉल मिलेगा, रामदहा वाटरफॉल के नाम जाना जाता है। तो याद रखिएगा 4 वाटरफॉल का नाम याद रखिएगा, एमसीबी के क्षेत्र में आता है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इस क्षेत्र में पहाड़ों की बात करें, कौन कौन से पहाड़ हैं, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपका चांग बखार की पहाड़ी और कैमूर पर्वत, ये 2 मुख्य पहाड़ी पाई जाती है, याद रखिएगा इस क्षेत्र में। एक चांग बखार की पहाड़ी और दूसरा कैमूर पर्वत। ठीक है, 2 पहाड़ियों का नाम याद रखिएगा। एक एमसीबी के क्षेत्र में ये पाया जाता है, चांग बखार की पहाड़ी और कैमूर पर्वत क्षेत्र। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर में ये 2 पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, तो ये था भौगोलिक स्थिति के बारे में, याद रखिएगा 4-5 बातें जो है मुख्य रूप से ये भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, अब इसके क्षेत्र में देखिएगा इस क्षेत्र में आपका सामाजिक क्षेत्र क्या है और आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा सामाजिक क्षेत्र में आपको यहां पर जो जनजाति मिलेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जनजाति में यहां पर 3 जनजाति मुख्य रूप से मिलते हैं। एक भील मिलते हैं, कोल मिलते हैं और पंडो, याद रखिएगा मुख्य रूप से 3 जनजातियों का निवास क्षेत्र है आपका इस क्षेत्र में। ठीक है, तो सामाजिक रूप से अगर आप देखेंगे तो जनजाति के क्षेत्र में आपके जो एमसीबी है वहां पर 3 प्रकार की जनजातियां, और खासकर याद रखिएगा एमपी में पाई जाने वाली जनजाति जो है वो यहाँ पर निवास करती है, इस क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, क्योंकि एमपी को जो है, एमपी को देखेंगे आप तो, या एमसीबी को देखेंगे 3 तरफ से घिरा हुआ है ये क्षेत्र। ठीक है, उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र की बात करें, याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो है ना आईडीसी है। आईडीसी क्या होता है समझिए, आईडीसी उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर सरकार किसी जगह को चुनती है और वहां पर बिजली, पानी, सड़क, मजदूर की व्यवस्था कराती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, तो आईडीसी यहां पर कौन सा है, परसगढ़ी, याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो आईडीसी उसका नाम है परसगढ़ी क्षेत्र। और यहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे जो है अब क्षेत्र डेवलप हो रहा है ये जगह। जैसे देखिए बिलासपुर में तिफरा को जानते हैं आप लोग, तिफरा भी आईडीसी, याद रखिएगा। सिलपहरी आईडीसी हो गया। ठीक है, सिरगिट्टी को नाम सुना आपने, वो भी आईडीसी है, याद रखिएगा। तो जिस जगह को सरकार चुनती है, फिर आप देखिए जितने भी गाड़ियों के शोरूम है ना, सब सिरगिट्टी साइड चला गया है। देखा ऐसा कि जितनी गाड़ियों के शोरूम है सब सिरगिट्टी में डेवलप हो चुके हैं। उनके बनने के जो पूरा जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अब धीरे धीरे उसके सामान रिपेयर होने लगे हैं वहां पर। ठीक है, तो सरकार इस तरीके से जो है ना लोगों को लाती है यहाँ तक और बोलती है कि इस क्षेत्र में अपना बिजनेस लगाओ। ठीक है, आपको सस्ते दामों पर जो है हम क्या देंगे, जमीन दे देंगे, ताकि आप अपना काम कर सके और सरकार को भी फायदा हो। अभी आपने सुना होगा जनजातीय क्षेत्र में, खासकर बस्तर क्षेत्र के लिए, वहां के जो नवयुवक हैं उनको 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दी जा रही है बिजनेस के लिए, 1 रुपए में। ठीक है, अभी किया गया है, कल आपने अनाउंसमेंट के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये तब होती है जब सरकार उसको क्या करती है, उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए बस जमीन दे देती है काम पर करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो आईडीसी याद रखिएगा परसगढ़ी। और आर्थिक क्षेत्र के लिए याद रखिएगा यहां पर कौन सी कंपनी काम करती है, तो याद रखिएगा एसईसीएल। ठीक है, एसईसीएल का पूरा क्षेत्र है आपका चिरमिरी का क्षेत्र, एसईसीएल यहां से कोयला निकालती है। ठीक है, तो कोयले का उत्पादन जो है एसईसीएल करती है, और इसका जो मुख्यालय है, एसईसीएल का जो मुख्यालय है आपके बिलासपुर में है, सरकंडा में, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे 5 मंजिला हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा आपके सरकंडा में। ठीक है, तो इसे बनाया गया था 1985 में, याद रखिएगा
1985 में आपका SCCL का मुख्यालय तैयार हुआ इस क्षेत्र में। ठीक है, तो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए इतना याद रखिएगा, जहां पर सरकार इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए कार्य करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अंतिम बिंदु जिसपे हम बात करेंगे इसके पर्यटन के बारे में। ठीक है, देखिए देखिए ये जो जिला है आपका, इसे कहा जाता है एमसीबी का जिला। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मनेंद्रगढ़। ठीक है, ये इसका मुख्यालय याद रखिएगा। अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे मुख्यालय के क्षेत्र को, तो ये आपका एमपी क्षेत्र है, ये भी आपका एमपी क्षेत्र है, और ये भी आपका एमपी क्षेत्र है। इस तरफ देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है यहां से जीपीएम है, और ये जो क्षेत्र है आपका कोरबा का क्षेत्र है, और ये है आपका कोरिया का क्षेत्र है। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा, इस क्षेत्र में अगर आप इसको देखेंगे तो यहां इस क्षेत्र से एक रूट आती है, और ये मनेंद्रगढ़ होते हुए जो है कोरिया की तरफ चली जाती है, और कोरिया का जो मुख्यालय है उसे बोलते हैं बैकुंठपुर। ये है आपका NH-43। ठीक है, कहां से आती है? शहडोल से आती है, और कहां तक जाती है? गुमला तक। झारखंड के गुमला तक जो है पूरा का पूरा कवर करती है। ठीक है, इसका नाम है NH-43, याद रखिएगा। तो इस रोड पे जो है ना आपका ये वाला जो रोड है, ये पूरी तरीके से जाती है पूरी के पूरे आपके जो कोरिया है, कोरिया के बाद सूरजपुर जाएगी, सूरजपुर से सरगुजा जाएगी, जसपुर जाएगी, और जसपुर के बाद जो है सीधे रांची की तरफ चली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुमला तक जाती है पूरा का पूरा। तो याद रखिएगा शहडोल से लेकर पूरा गुमला तक जाने वाली सड़क है आपका NH-43 है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में 6 तहसील है टोटल। ठीक है, भरतपुर, जनकपुर क्षेत्र, यानी आपका जो तहसील है भरतपुर तहसील के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, उसी के साथ देखिएगा आपका इसे कहते हैं किल्हारी, यह क्षेत्र कहलाता है किल्हारी क्षेत्र। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा किल्हारी क्षेत्र के बाद अगर आप इसके दक्षिण की तरफ जाएंगे, दक्षिण पूर्व की तरफ, तो यहां पर है आपका खड़गवां क्षेत्र, खड़गवां। ठीक है, यह भी कोयला उत्पादन क्षेत्र है आपका। ठीक है, साथ ही साथ तहसील है, याद रखिएगा। इसी प्रकार मनेंद्रगढ़ के इस क्षेत्र में आएंगे तो यह आपका चिरमिरी क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका चिरमिरी हो गया, ये भी कोयला उत्पादन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है नगर निगम क्षेत्र है आपका। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा मनेंद्रगढ़ के उत्तर के क्षेत्र में जाएंगे तो ये है आपका कोटाडोल। ठीक है, ये क्षेत्र कहलाता है आपका कोटाडोल क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा इस क्षेत्र में 6 तहसीलें हैं। ठीक है, 6 तहसीलों में पहला आपका भरतपुर जनकपुर क्षेत्र, हालांकि भरतपुर तहसील है। दूसरा है आपका मनेंद्रगढ़, तीसरा है आपका कोटाडोल, चौथा है आपका किल्हारी, पांचवा है आपका चिरमिरी, और छठवां है आपका खड़गवां। तो 6 तहसीलों वाला यह जिला एमसीबी कहलाता है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र में आपको 3 बातें को ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ की नदी को याद रखिएगा, कौन सी नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है, तो 2-3 नदियों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो नदियों में यहाँ की मुख्य नदी जो है याद रखिएगा आपकी हसदेव है, दूसरा है बनास, और तीसरा है गोपद। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपको अन्य नदियां भी मिलेंगी, याद रखिएगा, लेकिन 3 मुख्य नदियां हैं, हसदेव, बनास और गोपद। ठीक है, तो इसको समझिएगा ये नदी कहां से कहां तक प्रवाहित होती है। इससे पहले देखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका कोटाडोल का क्षेत्र है, इसके उत्तर में बसा है आपका चांगबखार की पहाड़ियां। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग देवगढ़ चांगबखार की पहाड़ी। तो ये जो चांगबखार की पहाड़ी है, यहीं पर मंदिर है चांग देवी माता मंदिर, याद रखिएगा, चांग देवी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। ठीक है, तो कोटाडोल के उत्तर में पूरा का पूरा ये क्षेत्र है, और यहीं पर है आपका देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, और एक पहाड़ी जो क्षेत्र है आपका, जिसे आप जानते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार यहाँ पर है। ठीक है, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं या विंध्यन जो श्रृंखला है, याद रखिएगा, इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो विंध्यन
जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा उसका एक विस्तार जो है आपका इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आता है, जिसे बोलते हैं हम लोग कैमूर पर्वत। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला याद रखिएगा। और अगर हम इसी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ याद रखिएगा। हालांकि आपको एक बात बता दूं इसमें कि जो देवगढ़ की पहाड़ी का क्षेत्र है, देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं याद रखिएगा जो कि ऊंची, इस चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में कई ऊंची चट्टानें या फिर कई ऊंची जो हाईएस्ट पीक हैं, ठीक है, इसमें जैसे मुस्की पहाड़ या मुस्की पहाड़ जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ और मुस्की, ये दोनों ऊंची चोटियां हैं आपके चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, एक मुस्की क्षेत्र आपका, दूसरा है आपका देवगढ़। ठीक है, तो देवगढ़ की हाइट कितनी है, तो 1033 मीटर इसकी हाइट है, याद रखिएगा 1033 मीटर देवगढ़ की हाइट है। ठीक है, तो यहीं से देवगढ़ के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसे आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो यहीं इसी क्षेत्र से एक नदी निकलती है और ये नदी निकलते हुए मनेन्द्रगढ़ के क्षेत्र से बहते हुए खड़गवां से कोरबा की तरफ आ जाती है, याद रखिएगा। तो ये नदी है आपकी हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी, और ये जो हसदेव नदी है इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये नदी जो है इस क्षेत्र में कई ऐसे वाटरफॉल बनाती है, वाटरफॉल क्षेत्र है इसका। तो याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़ के पास आपका एक वाटरफॉल है जिसे कहते हैं हम लोग अमृतधारा वाटरफॉल। ठीक है, उसी प्रकार आपका गावर घाट वाटरफॉल और एक याद रखिएगा अकूरी नाला वाटरफॉल। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से जो है अमृतधारा, गावर घाट, अकूरी नाला जैसे वाटरफॉल जो है यहाँ पर है। ठीक है, इसी प्रकार एक नदी और याद रखिएगा आपका माचाटोली क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र से जो है आपकी यहाँ पर टीला है, माचाटोली का टीला कहा जाता है या माचाटोली कहा जाता है इसे। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है और ये नदी बहते हुए एमपी की तरफ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं बनास नदी। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा सोनहत के पठारी क्षेत्र से जो है, सोनहत का जो पठारी क्षेत्र है, ये जो हिस्सा है आपका सोनहत का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र से एक नदी निकलती है और ये नदी बहते हुए इस तरीके से जाती है, याद रखिएगा इसे कहते हैं आप गोपद नदी, गोपद नदी। ठीक है, तो गोपद और बनास नदी जो है एमपी की तरफ चली जाती है और गोपद और बनास नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी आधार पर याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में जो है आपका जो बनास नदी है इसी के पास जो है एक वाटरफॉल है, याद रखिएगा जिसे कहा जाता है रामदा वाटरफॉल या रामदहा वाटरफॉल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं। ठीक है, देखिए इसी के बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ पर्यटन क्षेत्रों का नाम हम देखते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है आपका सीतामढ़ी हरचौका सीता घाघरा गुफा, कोटाडोल पुरातात्विक क्षेत्र, मरीन फॉसिल पार्क, इसके अलावा आपका रमदैया धाम। ठीक है, रमदैया धाम। तो इस तरीके से याद रखिए कुछ पर्यटन क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इन क्षेत्रों में आपको एक नाम और याद रखना है, कोबहरा। ठीक है, पुरातात्विक क्षेत्र है कोबहरा, याद रखिएगा। ठीक है, मुरेरगढ़ की पहाड़ी में यहां पर जो है रॉक शेल्टर आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा आपका कोबहरा क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिएगा इस क्षेत्र में आपको कुछ ऐसे क्षेत्र मिलेंगे, ठीक है, जिसको आपको एक एक करके याद रखना है पर्यटन क्षेत्र के तौर पर। जो है सबसे पहला याद रखना है आपको सीतामढ़ी के बारे में। तो देखिएगा सीतामढ़ी हरचौका जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे सीतामढ़ी जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है सीतामढ़ी क्षेत्र। सीतामढ़ी हरचौका क्षेत्र। ठीक है, देखिए सीतामढ़ी हरचौका क्षेत्र जो है ना, ये भगवान राम से संबंधित या रामायण काल संबंधित क्षेत्र है, रामायण काल से संबंधित क्षेत्र। साथ ही साथ याद रखिएगा ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जब
14 वर्ष के वनवास से आगे बढ़ रहे थे या 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तो उसमें सबसे पहले जो प्रारंभिक समय था छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने का जो समय रहा है, वो समय यहाँ से स्टार्ट होता है सीतामढ़ी हरचौका से, यानी कि पहले जो उनके कदम छत्तीसगढ़ में पड़े हैं वो सीतामढ़ी हरचौका से पड़े हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक संबंध जो है इनका रामायण काल से संबंधित है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि सीता जी ने यहाँ पर पहली बार चूल्हा चौका का काम किया था या किचन में काम किया था, या आप ये कह सकते हैं पहली बार खाना बनाया था। ठीक है, तो इनके संबंध में एक बात कही जाती है कि इनका जो हर चौका जो शब्द आया है वो इनके चूल्हे चौके से आया हुआ है, यानी कि इनके खाने बनाने के संबंध में आया हुआ है, इसलिए इस जगह का नाम रखा गया है सीतामढ़ी हर चौका क्षेत्र। तो याद रखिएगा भगवान राम का गमन मार्ग जो रहा है या राम पथ जो रहा है, राम गमन मार्ग जो रहा है, इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में कहाँ से होती है? सीतामढ़ी हर चौका से होती है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा सीतामढ़ी हर चौका। ठीक है, रामायण काल से संबंधित क्षेत्र और राम के संबंध में यह कहा जाता है, भगवान राम का संबंध जो है इस क्षेत्र में कहा जाता है कि पहली बार जो है इनके चरण यहाँ पड़े थे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सीता घाघरा गुफा जो है, या फिर इसके संबंध में कहा जाता है सीता घाघरा गुफा क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीता घाघरा गुफा जो है, अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आगे बढ़कर ये जो क्षेत्र है आपका सीता घाघरा गुफा है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपका वो है आपका रामपा नदी के किनारे, यानी रामपा नदी के किनारे का हिस्सा है, याद रखिएगा सीता घाघरा गुफा। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है, याद रखिएगा, और यह भी रामायण काल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बात करते हैं हम लोग कोटाडोल पुरातात्विक क्षेत्र के बारे में। तो याद रखिएगा कोटाडोल जो क्षेत्र है आपको, ये जो कोटाडोल क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंश में या मौर्य वंश के समय जो है, याद रखिएगा अशोक, ठीक है, का शासन रहा है। मौर्य काल में जो है अशोक का शासन जो रहा है, उस शासन के दौरान जो है ऐसा कहा जाता है कि इनका जो क्षेत्र था, अशोक का जो क्षेत्र था, वो कोटाडोल तक जो है पूरा विस्तार था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो हसदेव नदी के क्षेत्र में, याद रखिएगा हसदेव नदी के किनारे यह क्षेत्र है आपका कोटाडोल क्षेत्र, और ये अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस है ये। ठीक है, इसके संबंध में याद रखिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि अशोककालीन जो मूर्तियां या फिर जो इसके संबंध में जो जानकारियां मिलती हैं, इसके संबंध में कहा जाता है कि जो गोपद नदी का जो क्षेत्र है और ये हसदेव नदी का जो क्षेत्र है, इसके मध्य का ये क्षेत्र है। ठीक है, हालांकि ये कहा जाता है कोटाडोल का जो ये आपका पुरातात्विक क्षेत्र है, ये अशोककालीन मूर्तियों के लिए फेमस है, जहां पर त्रिमूर्ति, स्तंभ और शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोककालीन प्रतिमाएं, शैलचित्र और त्रिमूर्ति स्तंभ प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा कोटाडोल क्षेत्र में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, कोटाडोल क्षेत्र के लिए आपके एमसीबी के अंतर्गत एक मुख्य पर्यटन क्षेत्र है, जो ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है आपका मैरीन फॉसिल पार्क। ठीक है, तो देखिएगा मैरीन फॉसिल पार्क बेसिकली क्या है, इसके संबंध में दो बातें याद रखिएगा। अब इसके संबंध में एक बात कहा जाता है कि मैरीन फॉसिल पार्क होता क्या है या मैरीन फॉसिल क्या होता है। तो देखिए समुद्री जीव, ठीक है, समुद्री जीव जिनके जीवाश्म या फिर उनके फॉसिल जो है इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा केल्हारी के क्षेत्र में, अगर आप इस क्षेत्र में आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो रीजन है आपका, इसे कहा जाता है मरीन क्षेत्र। ठीक है, यहां पर जो है लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व के जो जीवाश्म, समुद्री जीवाश्म जो है यहाँ से पाए गए हैं, जैसे ब्रायोफाइटा जैसे जीव जो है, याद रखिएगा जो जीवाश्म जो कि समुद्री जीव हुआ करते थे, उनके जीवाश्म मिले हुए हैं, यहाँ पर उनके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मरीन जो क्षेत्र है इसे गोंडवाना मरीन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि यह जो क्षेत्र है आपके एमसीबी के अंतर्गत आता है और इसका नाम रखा गया गोंडवाना मरीन पार्क। ठीक है, इसके संबंध में सरकार ने घोषणा की है, याद रखिएगा, कि यहाँ पर एक पार्क बनाने की, जिसके संबंध में ये कहा जाता है कि यहाँ की जो नदी है, ठीक है, यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी जिसे कहा जाता है हसिया नदी, हसिया नदी। ठीक है, तो हसिया नदी के तट पर और हसदेव नदी के जो करीब, आप ऐसा कह सकते हैं हसिया नदी और हसदेव नदी के क्षेत्र पे जो है आपका मरीन क्षेत्र है, जिसे मरीन फॉसिल पार्क के तौर पर जो है सरकार डेवलप कर रही है। ये क्षेत्र जो है आपका 25 करोड़ वर्ष पुराना है और यहाँ पर समुद्री जीवाश्म पाए गए हैं, समुद्री जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, मरीन फॉसिल जो है पाया गया है और ये पार्क के तौर पर जो है इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर हम इसे कंपेयर करें
तो भारत में जो है 5 मरीन फॉसिल क्षेत्र पाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उनमें से याद रखिएगा सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क जो है पूरे एशिया का, ठीक है, सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क आपका एमसीबी में, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि लगभग यह क्षेत्र जो है किस एरिया मतलब कितना क्षेत्रफल है इसका, कितना एरिया है, तो लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है ये पूरा एरिया फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क जो है आपका एमसीबी में बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, हेरिटेज साइट में जो है इसे बनाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। हेरिटेज साइट जो है इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है बायोडायवर्सिटी के लिए जो है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए रामदैया धाम जो है आपका चिरमिरी क्षेत्र में है। यहां पर आपको कई ऐसे क्षेत्र मिलेंगे, रामदैया धाम चिरमिरी क्षेत्र में जो है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहां जाएंगे चिरमिरी क्षेत्र में तो आपको जोगी मठ भी मिलेगा इस क्षेत्र में, जोगी मठ क्षेत्र, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए कोबहरा क्षेत्र क्या है, तो याद रखिएगा कोबहरा जो क्षेत्र है मुरेरगढ़ की पहाड़ी के क्षेत्र में एक सैलासे जो है इसकी जानकारी मिलती है, कोबहरा क्षेत्र। यहां पर रॉक शेल्टर या फिर प्राचीन शैलाश्रय प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। प्राचीन या पुरातात्विक शैलाश्रय कोबहरा क्षेत्र, यहां पर जो है ना आपकी एक पहाड़ी जिसे बोलते हैं मुरेरगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। मुरेरगढ़ की पहाड़ी कोबहरा क्षेत्र इससे संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इस क्षेत्र में आपका इस बिंदुओं को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोटाडोल से लेकर ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद रखिएगा राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यानों में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 1441 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है इसका एरिया है, ठीक है। यहां पर आपको एक जानकारी होगी कि हाल फिलहाल में जो है ना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला को मिलाकर जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है, जो राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा यह क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया गया है, किसको मिला करके, तमोर पिंगला आपके अभ्यारण्य को मिला करके, ठीक है, इसके साथ इसे शामिल करके आपका बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एमसीबी के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, आपको इतनी बातें यहाँ पर इतना कवर करना है, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, जैसे केल्हारी क्षेत्र क्या है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 बातें अगर मैं बता दूं आपको, तो चिरमिरी जो है ना ये आपका नगर निगम है, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। याद रखिएगा कोयला उत्पादन क्षेत्र के लिए इसे जाना जाता है, यानी कोल प्रोडक्शन के लिए इसे जाना जाता है, कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार खड़गवां भी जो है आपका क्या है, एक कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपका झगराखंड जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में आता है झगराखंड क्षेत्र, और यहीं पर भी ये भी आपका कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। तो एमसीबी बेसिकली जो है चट्टानों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, और यहाँ पर खनिज के तौर पर जो है सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए